नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवकढ़ी पे। आज हम बाबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाबर की पूरी जीवन कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आई होप अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो आपको किसी अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना। बाबर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया। बाबर के बारे में हम जान लेते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के छोटे से प्रदेश फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुलुग-निगार खानम था। उनकी 3 पत्नियां थीं, माहम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार अगाची, और उसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। पिता की ओर से तैमूरलंग तथा माता की ओर से चंगेज़ खान। पिता की ओर से तैमूरलंग तथा माता की ओर से बाबर चंगेज़ खान के रक्त से संबंधित हैं। चंगेज़ खान मंगोल वंश का था और तैमूरलंग चगताई तुर्क था। बाबर में बाल्यकाल से होनहार वीरवान के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। वह थोड़े ही दिनों में तुर्की एवं फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता बन गया था। उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु अचानक कबूतर की छतरी गिर जाने के कारण हो गई। पिता की मृत्यु के साथ बाबर की आयु केवल 12 वर्ष की थी, जिस वजह से 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। बाबर के चाचा अहमद मिर्ज़ा और मामा महमूद खान ने फरगना पर आक्रमण कर दिया उसी समय जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी और जब इन्हें शासक बनाया जा रहा था फरगना का। लेकिन उसने दोनों आक्रमणकारी के प्रयास को विफल कर दिया और फरगना की प्रबंध व्यवस्था संभालकर प्रजा के बीच लोकप्रिय शासक बन गया। बाबर महत्वाकांक्षी था। फरगना की छोटी सी रियासत पाकर वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए तैमूर की राजधानी समरकंद पर विजय करने की उसने योजना बना ली। समरकंद का जो शासक था वो अहमद मिर्ज़ा था, जो बाबर के चाचा थे। 1494 ईस्वी में अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई और बाबर ने 1496 ईस्वी पर समरकंद पर आक्रमण कर दिया। 2 साल बाद, जस्ट 1494 में अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है और 2 साल बाद ही बाबर क्या करता है, समरकंद पर आक्रमण कर देता है। पहला आक्रमण उसका असफल रहा, लेकिन उसने 1497 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लेता है। लेकिन 100 दिन के बाद ही फरगना में विद्रोह हो गया, जिस वजह से बाबर को फरगना लौटना पड़ा। जो विद्रोही के नेता सेवानी खान ने बाबर के पहुंचने से पहले ही फरगना पर अधिकार कर लिया। बाबर की स्थिति एक धोबी की गधे की तरह होगी। उसे स्वयं बाबरनामा में यह लिखा है, फरगना के लिए मैंने समरकंद को खोया और एक को पाए बिना दूसरे को खो दिया। उन्होंने खुद बाबरनामा में लिखा है। 1499 ईस्वी में उसने फरगना पर पुनः अधिकार कर लिया। बाबर के साथ भाग्य भी आँख मिचौली का खेल खेल रहा था, क्योंकि 1500 ईस्वी में फरगना पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। 1501 ईस्वी में समरकंद पर बाबर का दूसरी बार मतलब अधिकार कर लिया। लेकिन 1502 ईस्वी में उज़्बेक सरदार सेवानी खान ने बाबर को सरे पुल की लड़ाई में पराजित कर उसे समरकंद से निकाल दिया। मतलब एक तरीके से ये लड़ रहा है, फिर दोबारा हार रहा है, फिर से जीत रहा है, फिर से हार रहा है। तो ये इसीलिए बोला गया कि बाबर के साथ आँख मिचौली का भाग्य खेल रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोया। अब हम देखते हैं उसकी काबुल विजय की कहानी। हम देखते हैं अवसर की लाभ उठाने की क्षमता बाबर में थी। पराजित बाबर को जब उज़्बेक सरदार सेवानी के राज्य में विद्रोह की सूचना मिली तो उसमें विजय करने की चाह पुनः बढ़ गई। 1504 ईस्वी में उसने काबुल और गजनी पर सुविधा के साथ अधिकार कर लिया। काबुल की विजय ने बाबर की भाग्य रेखा ही बदल गई। 1506 ईस्वी में बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की और उसी वर्ष कांधार पर उसका अधिकार हो गया। और 1521 ईस्वी में ईरान के शासक इस्माइली की सहायता से उसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया। बाबर ने समरकंद, बुखारा और खुरासन पर विजय पा ली।
इसके बाद उसने इसके बाद उसने अपना ध्यान दक्षिण पूरब की ओर केंद्रित कर लिया और भारतीय सीमा में प्रवेश पाने के लिए बाबर को कई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब हम देखते हैं भारत पर बाबर के जो प्रारंभिक आक्रमण हुए थे, वो 4-5 लड़ाई हुए थे, हम पांचों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बाबर भारत की अपार संपत्ति पर गजनी की तरह ललचाई आंखों से देख रहा था। वो 1504 ईस्वी में पेशावर के रास्ते से खैबर पार कर कोहट तक पहुंच गया था। कोहट में उसे अपार संपत्ति हाथ लगी। 1507 ईस्वी में वह काबुल से अदीनापुर जलालाबाद की तरफ बढ़ा, किंतु सेवानी के भय से उसे काबुल की ओर लौट जाना पड़ा। 1514 ईस्वी एवं 1519 ईस्वी के बीच जो ये 4 से 5 साल के जो गैप था, इसके बीच बाबर ने ईरानियों की तरह तोपखाने को प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की। इसके लिए उसने उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 कुशल तोपचियों की सेवा प्राप्त कर ली। प्रोफेसर रसबुक विलियमसन ने लिखा है कि यदि किसी एक भौतिक कारण के फलस्वरूप बाबर को भारत पर विजय करने में सफलता मिली तो वह तोपखाने के कारण ही हुई थी। अब हम देखते हैं उसका जो पहला आक्रमण था, उसका जो ये पहला आक्रमण था भारत पर, सर्वप्रथम 1519 में बाबर ने वजौर और भीरा पर अधिकार कर लिया पहला आक्रमण में। दूसरा आक्रमण में सितंबर 1519 में बाबर ने दूसरी बार खैबर को पार किया। इस बार आक्रमण का मुख्य कारण यूसुफजाइयों का दमन एवं पेशावर के किले में रसद एकत्र करना था। वह पेशावर को आधार बनाकर भारत पर विजय पाना चाहता था, किंतु ऐन मौके पर बदखां में विद्रोह की सूचना बाबर को मिली और वह काबुल लौट आया। अब हम उसका जो तीसरा आक्रमण है देखते हैं। भारत पर बाबर का तीसरा आक्रमण 1502 ईस्वी में हुआ। वाजौर, भीरा, सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर लिया उसने तीसरे आक्रमण में। लेकिन शाहबेग अरगुन ने कंधार में अशांति फैला दी थी उस समय, जिस वजह से बाबर ने सबक सिखाने के लिए उसे लौटना पड़ा और कंधार पर विजय पाकर उसे अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया। चौथा आक्रमण, बाबर ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर 1524 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का चौथा प्रयास किया। इस बार आक्रमण करने का निमंत्रण भारतवर्ष से ही उसको मिला था, क्योंकि उस समय सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी का संबंध अच्छा नहीं था। उस समय जो इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी थे वहाँ का शासक, और जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोदी, उस दोनों के बीच का जो संबंध था वो उतना अच्छा नहीं था। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह नहीं जाकर लोदी के आदेश की अवज्ञा कर दी। तो एक ये रीज़न था कि आपस में फूट हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठाया उसने। इब्राहिम लोदी के भय से आतंकित होकर उसने अपने पुत्र दिलावर खां को काबुल भेजा था। दौलत खां बाबर के सैनिक सहायता से चाचा आलम खां को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। अतः निमंत्रण पाने के साथ ही बाबर 1524 ईस्वी में भारत विजय के लिए चल पड़ा। बाबर लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर दिल्ली की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन राजनीतिक धोखाधड़ी की वजह से उसे फिर से लौट जाना पड़ा। अब हम उसका जो पांचवा आक्रमण है वो देखते हैं। उसने नवंबर 1525 ईस्वी में काबुल और कंधार का प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंपकर भारत की ओर प्रस्थान किया। सियालकोट पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर के आक्रमण और विजय की सूचना पाकर इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। अतः बाबर यमुना नदी के किनारे से होता हुआ 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत पहुंच गया। अब हम देखते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके रीजन्स क्या थे और उसके रिजल्ट क्या थे, मतलब उसके कारण क्या थे और परिणाम क्या थे उसके।
कारण पानीपत का जो युद्ध हुआ तो वो कोई एक आकस्मिक घटना नहीं थी। इस युद्ध के अनेक कारण थे। अगर हम कारण की बात करें तो कारण में ये था कि बाबर की जो महत्वाकांक्षा तो बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली सल्तनत की पंतोमुखी स्थिति। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। विघटन की प्रक्रिया तो 14वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गई थी। इब्राहिम लोदी की अयोग्यता एवं अदूरदर्शिता, उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता और सैन्य कुशलता का पूर्णतः अभाव था। विघटनकारी तत्वों का अभ्युदय। बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही डावाडोल थी। उत्तरी और दक्षिणी भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हो चुका था। उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य, दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा एवं बंगाल, और जो 2 हिंदू राज्य थे वो विजयनगर और मेवाड़ थे। अब हम देखते हैं बाबर की सफलता और इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण देखते हैं। इसके क्या कारण थे? युद्ध के समय बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, जिसमें 8,000 सैनिक की युद्ध कला में 8,000 ही सैनिक जो युद्ध कला में दक्ष थे। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के सैनिकों की संख्या 1 लाख थी। इतनी बड़ी सेना मुट्ठी भर सैनिकों से पराजित हुई। अतः इब्राहिम लोदी की पराजय एवं बाबर की सफलता के अनेक कारण थे, जिसमें पहला कारण अगर हम देखें तो इब्राहिम लोदी स्वयं अपने पराजय के लिए उत्तरदायी था। उसने अफगान अमीरों को असंतुष्ट किया था और अपने सरदारों पर भी बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। इब्राहिम लोदी का चाचा बाबर की मदद कर रहा था। दूसरा कारण ये भी था, बाबर इब्राहिम लोदी की तुलना में अधिक योग्य और अनुभवी सेनापति था। बाबर कुशल राजनीतिज्ञ था। इब्राहिम लोदी की सेना में कुशल गुप्तचरों का भी अभाव था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय के साथ ही लोदी वंश का शासन समाप्त हो गया और साथ ही दिल्ली सल्तनत ने, जिसने 1192 ईस्वी में तरायन के युद्ध में जन्म लिया था, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में आखिरी सांसें ली। इस युद्ध ने लोदी वंश का अंत तो किया ही, साथ ही एक नए वंश का जन्म हुआ। यह मुगल वंश था। बाबर दिल्ली पहुंचकर 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को अपने नाम से खतवा पढ़वाया और वह बादशाह घोषित कर दिया गया। वह 28 अप्रैल को आगरा पहुंचा। हुमायूं ने अपार धन दौलत के साथ विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा बाबर को भेंट की। बाबर और राजपूत। बाबर की पानीपत की लड़ाई से राजपूतों को बड़ी निराशा हुई। खनवा का युद्ध देखते हैं। बाबर और राणा संग्राम के बीच खनवा के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें राजा संग्राम की पराजय हुई। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। राजपूतों को भी हराने का कारण वही था जो पानीपत के युद्ध में लोदी के साथ हुआ था। राजपूतों की युद्ध प्रणाली पुरानी थी। चंदेरी का युद्ध हो या फिर घाघरा का युद्ध, राजपूतों को हार का मुख देखना पड़ा। भारतीय साम्राज्य का निर्माण उसने अपने खून पसीने से सींच कर किया था। जब उसके मधुर फल को चखने का अवसर आया तो वह उससे वंचित रह गया और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के मृत्यु के भी 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण अगर हम देखें तो बाबर लगातार युद्ध करने के कारण काफ़ी थक चुका था, क्योंकि आप देखें तो जब से वो राजा बना इसके 2 से 3 साल बाद ही लगातार युद्ध करता रहा और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा विष दिए जाने और अधिक मात्रा में शराब पीने के कारण उसका स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ चुका था, गिर चुका था।
दूसरा तथ्य ये माना जाता है मौत का कि ऐसा कहा जाता है कि उस समय हुमायूं का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था, तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र के बदले मेरी प्राण ले लो, और ईश्वर ने उनकी बात सुन ली, हुमायूं ठीक हो गया और बाबर की मौत हो गया। मतलब एक मिथ है जो बोला जाता है। मेन इसका जो कारण था मौत का वो यही था कि वो हमेशा युद्ध करता रहा, कभी रेस्ट नहीं किया, और शराब पीने का कारण भी था। चलिए दोस्तों, हमने बाबर के बारे में पढ़ा, इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।